हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीके। आज है 16 अगस्त 2020 और आज हम इस वीडियो में 16 अगस्त से संबंधित सारे करंट अफेयर्स को एक एक करके देखने वाले हैं और उससे जुड़े हुए बेहतरीन फैक्ट को भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें और जानते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले उन तमाम करंट अफेयर को एक नज़र में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो इसका सही जवाब है एस मुंद्रा को। एस मुंद्रा इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इस कंपनी का मुख्यालय अगर हम देखें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मुख्यालय तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है और गुरुग्राम गुड़गांव का नया नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही हम बात करें इस कंपनी की स्थापना कब हुई है तो वर्ष 2005 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लस्सी नामक बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस किताब के लेखक कौन हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शीतल चटर्जी, कुलदीप कौर, राधा भाटिया या सोनम खन्ना। इसका सही जवाब है राधा भाटिया, ऑप्शन सी। याद रखेंगे आप, राधा भाटिया के द्वारा लिखी किताब लस्सी को इस वर्ष कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम इस किताब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें तो याद रखना है कि ये राधा भाटिया ने लिखा है। इस बुक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ट्रेडिशनल फूड से नेक्स्ट जनरेशन हमारी आएगी उसे परिचित कराना है। हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हमारे कुछ पारंपरिक जो रेसिपीज़ हैं उनसे अवगत नहीं है, उनसे अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इनकी यह किताब 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस किताब में राधा भाटिया ने 74 इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ की बात की है। याद रखना है कितना? 74 इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के बारे में इस किताब में चर्चा किया गया है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में बने 2 फ्लाईओवर ब्रिज का नाम दिवंगत सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है? आपको पता होना चाहिए कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी का निधन हाल ही में हो गया था। ऑप्शन देखें तो गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली या अहमदाबाद। इसका सही जवाब है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात के अहमदाबाद में जो भारत के ये प्रसिद्ध राजनेता हैं, इनके नाम पर 2 फ्लाईओवर का नाम जो है वो बदल दिया गया है और इनके नाम पर रखा गया है। चलते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो याद रखना है आपको, अहमदाबाद शहर में इनकम टैक्स सर्किल फ्लाईओवर का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर तथा अंजलि क्रॉस रोड फ्लाईओवर का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें तो सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी बनी थी, ये आप सबको पता होना चाहिए। और अरुण जेटली जी की एक किताब जो काफ़ी चर्चा में रहा था, अंधेरे से उजाले की ओर, यह किताब भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना है, अंधेरे से उजाले की ओर किताब के लेखक कौन हैं? तो अरुण जेटली जी हैं। चलिए गुजरात से संबंधित 2-3 बातें आपको बता दूं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू किया गया है अभी हाल ही में, तो ये याद रखना है। और उम्बाड़े आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल की भी शुरुआत गुजरात में की गई है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे आप। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है लेबनान में। लेबनान
जो अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी हाल ही में विस्फोट हो गया था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, और इस कारण से उस शहर की स्थिति काफ़ी दयनीय बन गई थी। इन्हीं सब कारणों से वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया था, और इन्हीं सब कारणों से लेबनान में जो है वो आपातकाल की घोषणा भी की गई है। आपातकाल से संबंधित दुनिया में कई देश हैं जो रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उन्हें भी याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट याद रखेंगे आप कि पर्यावरणीय आपातकाल जो तेल रिसाव के कारण घोषित की गई है, ऐसा करने वाला मॉरिशस पहला देश बन गया है। तो याद रखना है, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करने वाला देश कौन बना है, तो मॉरिशस। वहीं अगर हम बात करें कि क्लाइमेट आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला देश कौन बना, तो याद रखना है ब्रिटेन पहला देश बन गया है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने भारत में आपातकाल की, तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखना है। भारतीय संविधान में 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। पहला अनुच्छेद आपको याद होगा, अनुच्छेद 352, जिसमें राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये अब तक हमारे देश में 3 बार लागू हो चुका है। कब कब लागू हुआ है, तो 1962 याद रखना है, 1971 याद रखना है, और 1975 याद रखना है। इन 3 सालों में हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 356 की, तो इसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में लागू किया जाता है, और जब हमारे देश में किसी राज्य में अगर जो सरकार है वो फेल हो जाती है या सरकार नहीं बनती है, वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की घोषणा की जाती है आर्टिकल 356 के तहत। चलते हैं तीसरे अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। एक चीज़ याद रखना कि वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक हमारे देश में नहीं हुआ है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस इमरजेंसी की घोषणा भारत में अब तक नहीं की गई है, तो वो होता है वित्तीय आपात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुनः निर्धारित टोक्यो ओलंपिक। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जापान के टोक्यो में समर ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण यह ओलंपिक रद्द कर दिया गया था। फिर से इसे पुनः निर्धारित किया गया है और ये 2021 में होने वाला है। तो इसी जो निर्धारित टोक्यो ओलंपिक है, इसमें भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक का मतलब होता है स्पॉन्सर, किसे बनाया गया है। चलिए ऑप्शन है वीवो, सहारा इंडिया, ओप्पो या आइनॉक्स समूह। तो याद रखना है आइनॉक्स समूह जो है INOAX है ना, आइनॉक्स समूह को इसका आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। चलते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। आइनॉक्स समूह के निदेशक हैं सिद्धार्थ जैन, याद रखना है, और इसे पुनः ओलंपिक जो होने वाला है उसमें भारतीय टीम का प्रायोजक बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा, जो पूर्व में 2020 में 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच निर्धारित था। याद रखना है आपको, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में होगा उसका शुभंकर मेरी तोबा को बनाया गया है। दोस्तों, शुभंकर किसी भी खेल का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, तो इसका है मेरी तोबा, याद रखना है। इसी खेल के लिए भारत की ओर से गुडविल एम्बेसडर के तौर पे सौरव गांगुली जी को नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। आपको पता है कि ओलंपिक प्रति 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, और ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ओलंपिक के जो डेट्स हैं उसको चेंज किया गया है, ये भी याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 कहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा
पवित्र पति क्या है? जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने थंबनेल पे भी डाला था, बहुत सारे बच्चों का जवाब भी आया था। केंद्र सरकार की ओर से एक योजना है, इलेक्ट्रॉनिक फेस मास्क है, बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, या कोविड-19 के लिए नया सैनिटाइजर बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। चलिए इस मास्क के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति को पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। यह मास्क बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर का काम करती है। अच्छा, एक और ख़ास बात बता दूँ, एक और ख़ास प्रकार का मास्क अभी मार्केट में आया है। पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक फेस मास्क बनाया है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और कोविड-19 के वायरस को ख़त्म करता है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फेस मास्क किसने बनवाया है? तो जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र जो पश्चिम बंगाल में है। और पवित्र पति जो बायोडिग्रेडेबल मास्क है, इसे पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों मास्क वाला पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये सबके लोकप्रिय खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। आपको बता दें इन दोनों खिलाड़ी के बारे में कुछ मेन पॉइंट। तो याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और प्रसिद्ध ऑलराउंडर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा 15 अगस्त 2020 को किया है। धोनी के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र भारतीय कप्तान है जिन्होंने भारत के लिए चैंपियन ट्रॉफी 2013 में, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 में और आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जीते थे। यानी ये तीनों खिताब जिताने वाले भारत के एकमात्र कैप्टन हैं, ये याद रखना है। अच्छा, अगर धोनी की कैरियर की संक्षेप विवरण अगर हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध, पहला ओडीआई मैच यानी वनडे मैच 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ और पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। तो ये डेब्यू मैच है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी भी बना लीजिए इस पॉइंट को, कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आपको बता दूं कि ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो धोनी को 2007 में दिया गया था। वहीं पद्मश्री सम्मान से इन्हें 2009 में और पद्म भूषण सम्मान से 2018 में सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 टेस्ट करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कोविड-19 के टेस्ट में उत्तर प्रदेश ने भारत के राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश करीब 36 लाख टेस्ट के साथ ही नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लिया है और आज के डेट में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन करीब 1 लाख कोविड-19 टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, WHO ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिदिन कम से कम 140 कोविड-19 टेस्ट होने चाहिए। अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अगर हम बात करें WHO के वर्तमान अध्यक्ष के तो वो हैं टेड्रोस अधनोम जो इथियोपिया के हैं।
WHO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पता है ना सब आदमी को? चलिए, अगर पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कुछ पॉइंट और देखें तो उत्तर प्रदेश में CM योगी ने अभी बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालत से सुनवाई करवाने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं आरोग्य सेतु ऐप जो कोरोना वायरस की जानकारी हमें देती है, इसे कोरोना हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। यहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो घर घर जल अभियान भी चल रहा है, वहीं नवीन रोजगार छतरी योजना भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाने की योजना भी चल रही है। हर्बल पेड़ का मतलब होता है दोस्तों जो औषधि बनाई जाती है, वैसे पेड़ करीब 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर लगाए जाएंगे, जिसे हर्बल रोड प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। ये यूपी में चल रहा है। मनरेगा के तहत रोजगार देने वाले राज्यों में प्रथम स्थान यूपी ने प्राप्त कर लिया है, ये भी याद रखना है। यूपी की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसता है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? तो लखनऊ बसा हुआ है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क फेमस है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, गोविंद सागर बांध, ये सब उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस जगह हैं, बांध हैं, रिजर्व हैं। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या प्रकाश जावड़ेकर। ये सृजन पोर्टल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे डिटेल में। इसे लॉन्च किया है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी। रक्षा उत्पाद के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन पोर्टल सृजन की शुरुआत की है, याद रखना है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में करीब 101 विदेशी आयुध सामग्री जो भारत दूसरे देशों से खरीदता था, जैसे कुछ बम हो गए या बंदूक हो गया, कुछ इस सब चीज़ों को, तो रक्षा मंत्रालय ने उन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया है। अब इसी के रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए इस पोर्टल से जो है सहारा लिया जाएगा और अपने देश में ही इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्वदेशीकरण जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसलिए सृजन को जो है लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में दिल्ली स्थित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय को कौन सा रैंक दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय हर साल केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग तय करती है। चलिए, इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को, जिसको JNU भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? JNU भी बोलते हैं। इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, किसने इस विश्वविद्यालय को पछाड़ दिया है? तो वो है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जिसे इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 90% अंकों के साथ यह विश्वविद्यालय फर्स्ट पोजीशन पर है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है दोस्तों, याद रखना है। दूसरे स्थान पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो 83% अंकों के साथ है। यह विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में है। वही तीसरे स्थान पर JNU रहा जो दिल्ली में है 82% अंकों के साथ। इस रैंकिंग को वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया है। तो ये भी याद रखना, आप केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही जवाब है पंजाब, याद रखना है। पंजाब केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है।
अगर हम बात करें पंजाब से संबंधित एक दो लाइन्स की, तो पंजाब जो है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, आपको याद हो जाना चाहिए। और पंजाब में जो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं ये हैं बलबीर सिंह सिद्धू। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद में कोरोना की सबसे सस्ती दवा लॉन्च करने का दावा किया गया है, उस दवा का क्या नाम है? तो उस दवा का नाम है फेविलो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फेविलो नाम से यह दवा लॉन्च की गई है और कहा गया है कि यह दवा MSN ग्रुप जेनेरिक फार्मा कंपनी ने लॉन्च किया है और इसकी कीमत मात्र 33 रुपये रखी गई है। तो काफ़ी सस्ती दवा है कोविड-19 की। कहाँ तक ये दवा सही साबित होता है ये आगे के दिनों में हम जानेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, असम ने हाल ही में निजी शिक्षण संस्थानों की उसकी मासिक फी में कितने प्रतिशत कटौती की बात कही है? जो हर निजी संस्थानों को अपनी फ़ी में कटौती करनी होगी ये है 25%, यानी बच्चों को गार्जियन को कुछ रियायत दी जाएगी, इसमें 25% फ़ी उनके कम लगने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, असम के शिक्षा मंत्री है हिमंत विश्व शर्मा, इन्होंने इसकी घोषणा की है। यह घोषणा प्री प्राइमरी लेवल से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट पर लागू होगा। असम में लोकसभा सदस्य की बात करें तो 14 और राज्यसभा सदस्य की बात करें तो 7 हैं। बिहू असम का एक बड़ा ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो VVI बना लीजिए आप इसे, पहली बार अम्बुबाची मेला को रद्द किया गया है जो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में लगाया जाता था। इसे रद्द करने का कारण है कोविड-19 जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप, इसके कारण इस मेले को पहली बार रद्द किया गया है, अम्बुबाची मेला, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा हाल ही में किसने किया है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री ने। याद रखेंगे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर देशवासी को हेल्थ ID दी जाएगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली हेल्थ ID हर नागरिक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा, यानी अगर आपको किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है तो आप उस ID से आपका वो पूरा डिटेल जान लेंगे। तो यही है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। चलते हैं 15वां क्वेश्चन। दोस्तों यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आज के दिन में हम लोगों ने 15 प्रश्न को ही शामिल किया है क्योंकि बहुत फैक्ट हो जा रहे थे। 15वां क्वेश्चन है, ATLAI स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नीति आयोग ने, गृह मंत्रालय ने, सेबी ने या RBI ने। इसका सही जवाब है नीति आयोग ने। दोस्तों यह ATLAI क्या है इसको समझते हैं। तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शिक्षा है ये स्कूली बच्चों तक पहुंचाने का यह एक स्टार्टअप तय किया गया है। नीति आयोग ने इसे अटल इनोवेशन मिशन और नेस्कॉम की सहायता से मिलकर शुरू किया है। अच्छा, नीति का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशनों में पूछ लिया गया है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना है, इसकी शुरुआत जो है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके स्थान पर की गई है? तो आपको याद होना चाहिए योजना आयोग, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जो PM ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। वहीं अगर हम वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार वर्तमान उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे।
और वर्तमान COE चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो अमिताभ कांत इसके प्रेजेंट में CEO हैं। वहीं अगर हम प्रथम CEO की बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर इसके प्रथम CEO हैं। वहीं अगर हम इसके मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत एनर्जी मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि और भी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं कल 17 तारीख को एक और करंट अफेयर की बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।